नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की हमारी क्विज नंबर है 35। इससे पहले 34 क्विज हम यहाँ पर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्विज नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। ये पत्तन नगर यहाँ पर जो है इसे गोदीवाड़ा के नाम से भी आ सकता है और बंदरगाह के नाम से भी आ सकता है। तो ये था आपका लोथल। अच्छा, इसके अलावा एक और था यहाँ पर आपका बंदरगाह, उसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंधु सभ्यता में 2 बंदरगाह फेमस हैं, एक तो लोथल जो कि गुजरात में, एक और बंदरगाह है उसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपने भी करने हैं मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2, चोल राजा राजेंद्र चोल ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी। तो इसने आपकी क्या कहते हैं, त्याग समुद्र को छोड़कर बाकी जितने भी हैं, ये गंगे कोंड, मुंडी कोंडा और पंडित चोल, ये सब इसने उपाधि धारण की है। ये त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। और बात आती है अगर विक्रम चोल की, तो विक्रम चोल ने एक बहुत ही फेमस मंदिर बनवाया था। आप कमेंट बॉक्स में उस मंदिर का नाम बताएंगे और देखते हैं कौन बता पाता है, क्योंकि थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर तो थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है ये, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा, पर देखते हैं कौन कौन निकाल पाएगा। इंटरनेट के बिना अगर किताब में ढूंढ के निकाल लो तो बढ़िया है, वरना इंटरनेट गूगल पे तो कोई भी निकाल लेगा। किताब में ढूंढ के निकाल पाओ तो देखें कि निकाल पाओगे। गूगल पे तो सर्च करके सीधे मिल जाएगा, तो पहले किताब में से अगर कोशिश करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था। तो इन्होंने भेजा था राजा जय सिंह को। और राजा जय सिंह और ये क्या कहते हैं, शिवाजी के मध्य ही पुरंदर की संधि हुई थी, और पुरंदर की संधि हुई थी 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को क्रमानुसार, ये कॉल गलत आ गया यहाँ पर, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है आपके पास, देखो, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो इनमें पहले क्या आया बाद में क्या है ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन आता है, 1928 की बात है। उसके बाद आपका दांडी यात्रा की बात होती है 1930 की। फिर गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। फिर पूना समझौता होता है 1932 में। किस किस के बीच में हुआ था पूना समझौता, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं और बताना जरूरी है। तो पहले साइमन कमीशन यानी कि 2 नंबर वाला पहले में है और दूसरे में है। उसके बाद दांडी यात्रा यानी कि 1 नंबर वाला, ये भी दोनों में है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता यानी कि चौथा वाला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, 2, 1, 4, 3। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 1 भाग नंबर 1 अगर आप पढ़ते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो यह है अनुच्छेद नंबर 143। और ये सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है और ना ही उच्चतम न्यायालय भी बाध्य है सलाह देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी रिट, ये थोड़ा टाइपिंग में ज़्यादा मिस्टेक हो लग रहा है, सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध लागू की जा सकती है। तो ये है परमादेश। इस रिट के तहत ये ये क्या कहते हैं, जो सरकारी अधिकारी जो भी है, अगर वो अपने कर्तव्य दायित्वों का पालन नहीं करता है या उसमें कोई गलती करता है तो यहाँ से कोर्ट की से ये रिट जारी होती है। और 5 टाइप की रिट कोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो देखिए, जैसे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, वैसे ही राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये अनुच्छेद नंबर 159 में है राज्यपाल की शपथ के संबंधी प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की मुख्य भूमिका नहीं, यहाँ भूमि और का अलग है, ये थोड़ा टाइपिंग में ज़्यादा ही मिस्टेक हो गई। भूमि अलग है और का अलग है। मुख्य भूमि का दक्षिण छोर क्या है, ठीक है, मुख्य भूमिका पूछा है। अगर इसमें देखें तो मुख्य भूमिका है कन्याकुमारी। और अगर वैसे बोला जाता था तो हमारा इंदिरा पॉइंट आता था, जो कि आपका अंडमान निकोबार की तरफ को पड़ता है, परंतु मुख्य भूमि वाला पूछा है तो ये कन्याकुमारी। अगला है नागालैंड की सीमाएं लगती हैं। अब नागालैंड की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती हैं, वैसे तो ये आपको ही बताना चाहिए, परंतु फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक असम और एक मणिपुर के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है। जुड़वा सिटी की बात हो रही है, तो देखो हैदराबाद सिकंदराबाद है, दुर्गापुर आसनसोल भी है, कोलकाता हावड़ा तो आपको पता ही है,
दिल्ली और नई दिल्ली नहीं, यहाँ पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली लिखा होना चाहिए था, यहाँ दिल्ली और नई दिल्ली लिखा है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, किसके ऊपर, ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग आज बहुत हुई है, ताप था यहाँ पर, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज काफ़ी है लग रहा है वॉइस टाइपिंग करता हूँ तो उसमें काफ़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है आज, ये बहुत ज़रा मैंने शायद दोबारा एक बार देख लेना चाहिए था। चलिए अगली बार से ध्यान दूंगा इसका मैं। तो ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता मतलब स्पीड से बढ़ता है, ये यहाँ पर इसने बात की गई है। तो ये बढ़ता है आपका आयन मंडल के ऊपर, तीव्रता से यानी कि स्पीड से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, तो किलोवाट घंटा है आपकी ऊर्जा की यूनिट। और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आपके 3.6 मेगा जूल होते हैं। अगर इसको ओनली जूल में बदलो तो ये 36 लाख हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल 3.6 मेगा जूल या फिर 36 लाख जूल, ओनली जूल आएगा। तो तरण ताल यानी कि स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण अपवर्तन की घटना है। क्योंकि जब प्रकाश की किरण यानी कि स्विमिंग पूल अगर हम इसको मान लेते हैं, इसके अंदर जल है, जल से टकराकर वापस जब वायु में आएगी, तो जल होता है सघन माध्यम, वायु होती है विरल माध्यम और सघन माध्यम से कोई किरण विरल माध्यम की ओर आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटाइए इधर को। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा के दोबारा बनाऊँ मैं इसको, जैसे ये स्विमिंग पूल है आपका, ये अभिलंब हो गया, मान लो इसका एक पैटर्न है, यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, देखिए ये नीचे जाने की जगह दूर यहाँ को हट गई है, तो ये ऊपर को आ जाएगा हिस्सा, देखो ये हिस्सा ऊपर को दिखाई देगा। जैसे आप अपनी उंगली या कोई पेन डालते हैं पानी में तो ऊपर की ओर को उठा दिखाई देता है, वो तिरछा हो जाता है, तो नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर दिखता है, तो इसकी हाइट अपने ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और बाकी जिसने साइंस पढ़ी उसको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी पढ़ी तो फिलहाल अपवर्तन आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ICMP का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है एरर रिपोर्टिंग के लिए। अब कभी कभी ICMP इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसको नोट कर लेंगे और फुल फॉर्म तो आपको आनी ही चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व वो होगा जिसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 पूरे होने में 1 बचेगा। तो अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपका होता है 9 को तोड़ते हैं तो 2 और 7, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉनिक कमी है, यानी कि अंतिम कक्षा में 7 है, 1 और होगा। सोडियम को देखते हैं 11 होता है, 2 8 1, ये तो धनात्मक हो जाएगा अगर आपने साइंस पढ़ी है तो, ये नहीं होगा फिलहाल। अगला है क्लोरीन 17, 2 8 और 7, और ऑक्सीजन होता है 8, तो इसका हो जाएगा 2 और 6। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वो होगा जिसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ऐसे हमारे पास 2 हैं, 2 8 7 और 2 8 2 और 7 ऊपर आएगा, यानी फ्लोरीन और यहाँ पर आपका फ्लोरीन और क्लोरीन। अब इन दोनों में से कौन होगा, अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो वहाँ पढ़ा होगा आवर्त सारणी के गुणधर्म में कि विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की ओर जाने में घटती है। तो ऊपर कौन होता है, ऊपर फ्लोरीन होता है, उसके नीचे क्लोरीन होता है, तो यानी कि ऊपर वाला अधिक धनात्मक अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, नीचे वाला कम होगा। ठीक है, इसका मतलब नीचे वाला ज़्यादातर धनात्मक होते जाएगा। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो वो है आपका फ्रेंसियम, क्योंकि नीचे की ओर मिलता है, वो सबसे आपका फर्स्ट ए में मिलेगा। अब क्या कहते हैं, अगर पढ़ी होगी आवर्त सारणी तो मुझे मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो फिर ये थोड़ा ऊपर से भी निकल रही होगी। तो फिलहाल सर्वाधिक धनात्मक पूछे तो फ्रेंसियम, सर्वाधिक ऋणात्मक पूछे तो फ्लोरीन, इतना आप याद रख लेंगे, बाकी जिनको समझ में आ रहा हो तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती, तो आयकर तो लगाती है, सीमा शुल्क कर भी लगाती है, उत्पादन शुल्क भी लगाती है, व्यवसायिक कर ये लगाती है राज्य सरकार। ठीक है, ये आपको थोड़े से कर याद करने पड़ेंगे कौन क्या लगाता है। क्वेश्चन नंबर 18, साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है, तो साम्यवाद के अनुसार जो है समाज का जो मुख्य वो दुश्मन है वो है निजी संपत्ति। साम्यवाद क्या कहता है, साम्यवाद ये कहता है कि पूंजीपतियों का संपत्ति से अधिकार हटाना है, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति के पास निजी संपत्ति ज़्यादा अगर हो जाती है तो वो दूसरे का शोषण करना शुरू करता है। जब किसी पर अधिक धन होगा तभी वो दूसरे का शोषण कर सकता है, बराबर लोग तो कैसे भी नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर साम्यवाद के अनुसार निजी संपत्ति क्या है, मुख्य दुश्मन है। सबसे पुराना गिरजाघर यानी कि सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है, तो ये क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, एक क्वेश्चन आप मुझे भी तो बता दीजिए कि ये किस में है। अब यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन गोवा या केरल में से एक में है, अब इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी आप बताएंगे।
अमर्त्य सेन, देखिए अमर्त्य सेन भी लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर वॉइस टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला है 1998 में। किस क्षेत्र में मिला है? इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। और इन्होंने जैसे क्या कहते हैं गरीबी, भुखमरी, अकाल, इन विषयों पर अध्ययन किया है, तो इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो ये थे हमारे जीके के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जितना आप जवाब देंगे उतना आपके जीके अपने आप सुधरती जाएगी। क्योंकि एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, मैं या कोई भी जो आपकी तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराता है, उसको तैयारी नहीं करनी, तैयारी आपको करनी है। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये टीचर को ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। टीचर को मत आए, आपको आना है, क्योंकि टीचर का एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए ध्यान रखना, आपको जरूर आना चाहिए। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ वो आपको जरूर बताने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन जितना आपको आता है उतना आप मुझे बताएं, क्योंकि वो आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।